हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है और हमारे साथ फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी रणनीति। और राजेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तैयारी क्या है इन चुनावों को लेकर बीजेपी? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर सबसे बड़ा संगठन किसी का है, किसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। और हम 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। हम 12 महीने अब चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ रहते हैं और हमारी पूरी तैयारी है। जैसे केंद्र में हमारी सरकार तीसरी बार आई, उसी तरह से प्रदेश में भी हमारी सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। राजेश जी, क्योंकि 10 साल अब हो चुके हैं प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार चाहे जितना भी काम करे, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी रह जाती है, थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर रहती है। आपको चुनौतियां क्या लगती है इन इलेक्शंस में? देखो, चुनौती किसी तरह की नहीं है हमारे पास। हमने जो काम किए, जो विकास किए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम प्रदेश की बात करें। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए जो पेंशन, किसानों को जो MSP पे खरीद, फसलों की खरीद की बात करें, उसी तरह से अगर हम प्रदेश के विकास की बात करें, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो हमने नौकरियां दी है युवाओं को, उसी तरह से हमने जो गरीबों के लिए जो काम किया है, जो हमारे जो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का इलाज जो हमारे गरीब भाइयों को फ्री में मिला है, 80 करोड़ लोगों तक राशन जो हम दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे विकास कार्य मैं अपने चुनाव मतलब विधानसभा की बात करूं तो हमारी विधानसभा में महिला कॉलेज हमको मिला है, एक हमारे को ITI हमको यहाँ पर मिली है, हमारे को टाउन पार्क यहाँ पर मिला है, एक इंडोर स्टेडियम हमें यहाँ पर मिला है। इसी तरह के सड़कों का जाल चारों तरफ बिछ चुका है। जो आगरा कैलाश पे पुलों का बात करें तो दर्जनों पुल हमें यहाँ पर मिले हैं। 2 सब स्टेशन बिजली के जो हमारे सेक्टर 37 में और एक सेक्टर 71 बतौला में मिला है। जो बिजली की पहले थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी, वो भी दूर हो गई है। अगर हम 2014 से पहले की बात करें, गांव में बिजली 7-8 घंटे आया करती थी और वो भी टन बाई टन, 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात की होती थी। और अब 24 घंटे गाँव में बिजली मिल रही है। इसी तरह से बहुत सारे विकास कार्य, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, मॉडल संस्कृति स्कूल, CBSE पैटर्न पर स्कूल बनाए गए हैं जिसमें इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से ही पढ़ाई होती है। और बहुत सारे काम हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने किए। राजेश जी, हाल फिलहाल में एक संकल्प यात्रा को रवाना किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कि वो जनता के बीच में जाएंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे और उसके हिसाब से आपका मैनिफेस्टो बनेगा। जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं किया गया है और अब जनता के बीच जाके सिर्फ एक कनेक्शन बनाने की ये कोशिश है ताकि चुनावों में आपको इससे फायदा मिल जाए। आपका जो मेन मोटिव है इस संकल्प यात्रा के पीछे वो क्या है? देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने एक जनता के बीच जो ये यात्रा निकाली है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान या हल कैसे किया जाए, जो उनकी दिक्कतें उनको पर्सनल अपने क्षेत्र में आती है या आ रही है, उनको कैसे दूर किया जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और विपक्ष का काम तो विरोध करना है और विरोध करते आ रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कभी तरफ सोच नहीं रखी, कभी विकास किए नहीं और कभी विकास के बारे में सोचा नहीं। तो वो तो इस तरह के रुकावट और इस अड़चने डालते आए हैं और आगे भी डालते रहेंगे। अब मैं आपकी सीट पर ही आ जाती हूँ, फरीदाबाद के तिगांव सीट पर। वहाँ पर आपको कोई चुनौती लग रही है इस बार इलेक्शंस जो आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है जो आपके क्षेत्र की जनता है वो संतुष्ट है कामों से? देखो, बिल्कुल क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। अभी हमारे लोकसभा के जो चुनाव हुए वहाँ पर तिगांव विधानसभा से भारी बहुमत से हमारी जीत हुई लोकसभा में। और जो हमारी जनता है, पहले भी मुझे उन्होंने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, 2019 में भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजा और इस बार और ज्यादा बहुमत और ज्यादा वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी तिगांव विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आएगी। आप जब अपने क्षेत्र में जाते हैं राजेश जी, तो आप जनता से संवाद करते होंगे, उनको अपने कामों को बताते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसा अपने कार्यकाल में आपने कौन सा काम किया है जिसको देखकर आपको लगता है कि इस काम से जो आपके क्षेत्र की जनता है उनके जीवन में परिवर्तन आया है? देखो, हमारे जो मैंने अभी बताया आपसे पहले, 2 बिजली की जो दिक्कत रहती थी 2014 से पहले, 2 सब स्टेशन हमारे यहाँ पर बने, हमारे टाउन पार्क यहाँ पर बना है, इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ पर बना है,
जो हमारी कनेक्टिविटी थी फरीदाबाद की, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद से तेगांव विधानसभा की, एक बीच में आगरा कैनाल आती थी। पहले वहाँ 2 या 3 पुल हुआ करते थे, वो भी अंग्रेजों के टाइम के पुल थे। अब दर्जनों पुल बन गए जिससे कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। सड़कों की बात करें, चारों तरफ सड़कों का जाल पूरा बिछ चुका है। महिला कॉलेज हमारा बन गया है, हमारा ये ITI हमारा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बहुत सारी काम है। सड़कें 108 करोड़ की हमारी सीढ़ी पुल से मजावली पुल तक की सड़क का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। इस तरह से बहुत सारे काम, 4 लेन फरीदाबाद से तेगांव के लिए 4 लेन सड़क बन चुकी है। इस तरह से बहुत सारे काम हमारी सरकार ने यहाँ पर किए। एक सवाल मेरा ये है आपसे राजेश जी, मुख्यमंत्री को बदलना चुनाव से कुछ वक्त पहले, अब इस पर सबके अपने अपने तर्क होते हैं। जो आपके विरोधी है वो तो आपका विरोध करेंगे, वो अपना ओपिनियन उस पर देंगे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 10 साल तक एक मुख्यमंत्री ने चलाया, 9.5 साल तक एक प्रदेश को, और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया गया। देखो, मुख्यमंत्री तो बदलना और ये हमारा हाईकमान करता है। मुख्यमंत्री बदला नहीं है, हमारे पहले मनोहर लाल जी को अपग्रेड कर दिया गया, उनको केंद्र में ले जाकर सांसद बनाकर केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया है, जिससे हमारे और हरियाणा के जो विकास कार्य, जो केंद्र से हमें ग्रांट मिलेगी या जो विकास के लिए हमारे पैसा आएगा, फंड्स आएंगे केंद्र से, वो और हमारे लिए इजी हो जाएगा और ज्यादा फंड्स हमारे को मनोहर लाल जी के थ्रू मिलेंगे। और रही बात नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना, आज आप देख सकते हैं कितना सभी 36 बिरादरी हमारे मुख्यमंत्री को रात को 12 बजे भी मिल सकती है, 2 बजे भी मिल सकती है। और एक बहुत सारी जो उनकी जो मुख्यमंत्री को मिलना एक बहुत बड़ा मुश्किल या एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते थे या मुख्यमंत्री को मिलना बहुत मुश्किल होता था। आज उन्होंने एक नया एक रास्ता खोला है कि मुख्यमंत्री को कोई भी आमजन या कोई भी आदमी रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी मिल सकता है। तो ये लोग जो आज देख सकते हैं कि आज हमारी सरकार किस तरह से एक नए अपने काम कर रही है और आज मुख्यमंत्री के साथ जो पूरा वर्ग 36 बिरादरी जुड़ रहे हैं, तो ये इस तरह से आने वाले समय में हमारी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें इस काम में लाभ मिलेगा। हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव भी हुए, हालांकि प्रदेश स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा इलेक्शन में भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर लोकसभा अलग हुआ है और विधानसभा को लेकर जो दृष्टिकोण होगा जनता का वो अलग होगा? देखो, लोकसभा चुनाव में हमारे विपक्षियों ने जो एक नैरेटिव सेट करा कि भाई संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह से हमारे भोले वाले जनता को, भोले वाले लोगों को इन्होंने बहकाया। उस तरह से 8500 रुपए की जो एक घोषणा करी, कार्ड बना दिए लोगों को भी 8500 रुपए आपके खाते में आएंगे खटाखट। तो हमारी भोली वाली जनता को इन्होंने गुमराह किया, बहलाया और उसी उसमें इनको उसका लाभ मिला। और आने वाले समय में देखो, आप जैसे देख सकते हैं 2 सीट को छोड़कर अगर 3 सीट अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से हम उस सीट में हम पीछे रहे हैं। और पर आने वाले समय में जनता इनको उसका जवाब देगी जो इन्होंने हमारी भोली भाली जनता को बहकाया और गुमराह किया। कांग्रेस राजेश जी ये कहती है कि लोकसभा इलेक्शंस में हरियाणा में बीजेपी हाफ हुई और विधानसभा इलेक्शंस में साफ हो जाएगी। आपका कांग्रेस को जवाब इस टिप्पणी पर, और आप कांग्रेस को कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं इन इलेक्शंस में, और बाकी के जो क्षेत्रीय दल है वो उनको कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं? मैं तो टक्कर मान ही नहीं रहा कांग्रेस से। आप पार्टी थोड़ा हमारे मुकाबले में आएगी और आप पार्टी से ही हमारा मुकाबला होगा और आप पार्टी से ही मैं अपनी टक्कर मान रहा हूँ। आपको कांग्रेस टक्कर में नहीं लग रही है, उसकी जगह आम आदमी पार्टी टक्कर में लग रही है विधानसभा इलेक्शंस के लिए? क्या इसके पीछे आपको कारण लगते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी क्लेम तो करती है उनका संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन नई पार्टी है एकदम प्रदेश के लिए। नहीं, ये देखो, आप देख सकते हैं जो कांग्रेस में गुटबाजी जो है, ये बिल्कुल आप सबको पता है कितने गुट है इनके अंदर, कितने इनके नेता है, एक दूसरे में आपस में ये लड़ रहे हैं, टिकटों के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जिसमें एकता ही नहीं, संगठन भी नहीं जिसमें है। आज तक ये अपना हमारे फरीदाबाद की बात करें, अपना अध्यक्ष तक आज तक नहीं चुन पाए ये, तो इनका संगठन तो जीरो है जी। अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें तो संगठन नाम की कोई चीज कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। तो इसका नतीजा आने वाले चुनावों में मिलेगा। साथ ही कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा भी चलाई जा रही है, उस पदयात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, हिसाब तो जनता इनसे मांगेगी। 10 साल इनको बाहर कर दिया,
जनता ने, हरियाणा की जनता ने। अब इनको सहन नहीं हो रहा है कि हमें किस तरह से अब बाहर रहे, तो हिसाब तो जनता देगी इनको। और हमने तो अपना हिसाब, मैंने आपको बताया कि इतने काम हमने किए 2014 से और 24 तक 10 साल में, और इन्होंने 10 साल, इनकी पहले सरकार रही कांग्रेस की, तो इन्होंने क्या काम किया? आप यहाँ की जनता से, हमारी विधानसभा की जनता से, प्रदेश की जनता से आप पता कर सकते हैं कि कितने विकास कार्य हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने 10 साल में किए। किसानों का मुद्दा सर, आपको अब मुद्दों पर आ जाते हैं, कितना बड़ा लगता है जो विधानसभा इलेक्शंस में उठता हुआ नजर आएगा? देखो, किसानों का मुद्दा, एमएसपी पे हमारी सरकार पहली हरियाणा प्रदेश की सरकार होगी जो सभी फसलों को एमएसपी पे खरीद रही है। और किसानों का तो हमारे जो इधर अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की, तो यहाँ किसानों की ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो सारा कांग्रेस का और विपक्ष के पार्टियों का एक संघ था पॉलिटिकल, कि भाई किसी तरह से मोदी को घेरे, मोदी को क्या, या हमारी सरकार को किस तरह से घेरे, तो उसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे। और आज आप देख सकते हैं किसान कोई भी कहीं भी इनके साथ नहीं है, किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। किसानों को लेकर जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि अब जो घोषणाएं की जा रही है, एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घोषणा मंत्री बोल दिया, और दूसरा ये कहा कि इलेक्शन से पहले खूब सारी घोषणाएं कर दी, जो झेलेगा आने वाले कार्यकाल में, अब जो अगली सरकार होगी वो झेलेगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसकी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, लेकिन घोषणा पहले कर दी है बस इलेक्शंस की वजह से। इसको आप कैसे टैकल करेंगे? देखो, अगर हम कोई घोषणा करते हैं तो उस पर भी इनको ऐतराज होता है, हम घोषणा नहीं करते तो जब भी इनको ऐतराज होता है। तो हमने समझ नहीं आता है कि ये क्या चाहते हैं, घोषणा करवाना चाहते हैं या घोषणा नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे किसानों को, युवाओं को, हमारी महिलाओं को, ये हर वर्ग को गुमराह करना चाहते हैं। इनको सत्ता चाहिए किसी भी हालत में, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, इनको नौकरियों से कोई मतलब नहीं है। कोई भी, हम अगर सरकार हमारा काम करती है, कोई घोषणा करती है, उसमें रुकावट डालते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। तो इनका पहले से ही ये रवैया चलता आया है, और ये एक सोच इनकी शासन का नहीं है। ये किसानों की बात हुई सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आपके विरोधी आपको घेर रहे हैं, और वो सिर्फ घेर नहीं रहे हैं, हाल फिलहाल में व्यापारियों पर जिस तरह से हमले हुए, ओपन फायरिंग जो होती हुई कई जगहों पर नजर आई, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हुए, उसको लेकर आपका क्या जवाब है? देखो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हरियाणा तो सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ अगर कोई राज्य है, कोई स्टेट है, प्रदेश है, वो हरियाणा है। यहाँ पर ये कोई चीज, दुखी घटना तो कोई हो सकती है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो प्रदेश हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान में, भारत में पहले नंबर पर ही गिना जाता है कि यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल, यहाँ का कोई, हमारे जो अधिकारी है बिल्कुल सख्त कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर कोई क्रिमिनल रह नहीं सकता, रहता है तो उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह की तो कोई बात है नहीं लॉ एंड ऑर्डर की हमारे प्रदेश हरियाणा में। बेरोजगारी को लेकर भी आपके विरोधी आपको ज्यादा घेरते हुए नजर आते हैं कि युवाओं के लिए ऐसा कुछ किया नहीं गया है। आप अपने तरफ से क्या तर्क इसमें देंगे कि आपकी प्रदेश सरकार ने 10 सालों में युवाओं के लिए क्या किया? 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दे दी है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां हमने दे दी है, मेरिट पे नौकरियां मिल रही है। पहले गोलियां लगा करती थी, सिफारिश लगती थी नौकरियों पे, तो ये पहली बार हुआ है। प्रदेश हरियाणा पूरे भारत में एक मॉडल हमने क्रिएट किया है कि भाई जो युवा काबिलियत पे उनको नौकरी मिले, या उनको उसके जो मेरिट पे उनको नौकरी मिले, बिना पैसे के उनको नौकरी मिले। तो ये तो इस तरह का तो पहला एक कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उठाया, और उस पर आज आप देख सकते हैं पूरी प्रदेश इसको अपना रहे। इस बार का टारगेट क्या रखा है बीजेपी ने अपने लिए सर? पिछली बार तो जो टारगेट रखा था उससे आधे पर आ गए थे, इस बार का क्या टारगेट है? नहीं, पूरी बहुमत से हमारी सरकार आएगी, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार आई है, प्रदेश में भी हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार तीसरी बार आएगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा विजन है, ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको पॉलिटिक्स में लाएं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। अभी जो विधानसभा इलेक्शंस होंगे, क्योंकि आपकी कल एक बैठक हुई है, फरीदाबाद और गुरुग्राम की कई विधानसभाओं को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है, और आज भी एक बैठक होगी। इस बार क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा विधानसभा इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए? देखो, हमारे जो पंचायत के चुनाव हुए पिछले पहले चुनाव हुए थे पंचायत में,
उसमें हमारे युवा ही ज्यादा सरपंच बनकर आए, पढ़ी लिखी पंचायत हमारी आई। तो ये तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा युवा आगे आए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 65% से ज्यादा युवा हमारे पास है। ये हमारे आने वाला भविष्य है, इसमें से ही हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, आपके हमारे जजेस बनेंगे और आगे जाके हमारा देश का नाम रोशन करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो ये तो एक हमारे पास एक बहुत बड़ी एक हमारे पास पूंजी है युवाओं की, और हम हमारे प्रधानमंत्री चाहते भी हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, और उनके लिए हमारी प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी नई नई योजनाएं बनाती जा रही है और आगे भी इस तरह की योजनाएं बनाई। महिलाओं को लेकर मेरे 2 सवाल है, लेकिन मैं एक साथ ही सर आपसे पूछ रही हूँ, आप अलग अलग जवाब दीजिएगा। पहला, इन 10 सालों में महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किए जो आपको लगता है कि इससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है, इसका अलग जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम नजर आती है हरियाणा में, स्पेशली प्रदेश में, तो उसमें इस बार इजाफा देखने को मिल सकता है क्या? देखो, हमने रिजर्वेशन में अगर पंचायत की बात करें, रिजर्वेशन अगर हमने किया महिलाओं के लिए, सबसे ज्यादा हमने रिजर्वेशन किया। जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस के सिलेंडर मिले हमारी माताओं बहनों को, जो माताएं बहनें घर में चूल्हे पे या लकड़ी पे खाना बनाती थी, रोटी बनाती थी, उनकी आंखें भी खराब होती थी, समय भी लगता था, पोल्यूशन भी होता था। तो हमने कितने गैस के सिलेंडर, कितने गैस के कनेक्शन हमने अपनी महिलाओं को दिया। ड्रोन दीदी के तहत महिलाओं को हमने कितना आगे बढ़ाया। तो हमारी सरकार, तो प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ाती रही है। बहुत जल्द आपका मैनिफेस्टो भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगले 5 साल के लिए अगर जनता आपको चुने तो जनता क्यों चुने? आपका विजन किस तरह का रहने वाला है? देखो, हमारा विजन तो यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट हमें सेट किया है 2047 विकसित भारत हमें बनाना है, तो हमारा विजन जो है 2047 तक ले रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं हमारी दुनिया में जो धाक हो रही है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलता है कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, अब इसका ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बोलता है मोदी बॉस, अफ्रीकन कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम मोदी जी के पैर छूता है। तो एक तरह से हमारा विजन 2047 तक का है कि 2047 में भारत जो विकसित भारत बने, और भारत जो आज 5वें नंबर पर है वो आने वाले समय में पहले 3 पर आए और 47 तक पहले नंबर पर आए। ठीक है राजेश जी, आपको आने वाले चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने मेरे हर सवाल का जवाब दिया।